स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम टू एसएसटी की पाठशाला। और आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द रिवॉल्ट ऑफ 1857, जिसको इंडिया का फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। क्योंकि हम लोग जहां तक जानते हैं कि 1757 में जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ, तो बैटल ऑफ प्लासी के बाद कोई बहुत बड़ा बैटल जिसमें ब्रिटिशर्स को अपोज किया गया, तो बैटल ऑफ जो ग्रेट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था वो था आपका। और ग्रेट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था 1857 में। क्योंकि इस बैटल का कोई पार्टिकुलर प्लेस नहीं था, ये डिफरेंट प्लेस पे हुआ, तो इसको बैटल ऑफ दिल्ली भी कह सकते हैं, बैटल ऑफ कानपुर भी कह सकते हैं, बैटल ऑफ आप वीर कुंवर सिंह के द्वारा लड़ा गया बिहार के डिफरेंट पार्ट भी आप बोल सकते हो। ठीक है, बैटल ऑफ लखनऊ भी बोल सकते हो। तो इसका कोई पर्टिकुलर प्लेस न होकर के इसको हम पूरे इंडिया का बैटल बोलेंगे। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम लोग क्या जानने वाले हैं कि 1857 का जो बैटल हुआ था, इसका मेन कॉजेज क्या था, आखिर वो कौन सी परिस्थितियां थी जिसके कारण ब्रिटिशर्स को इंडियंस अपोज कर रहे थे। कॉजेज जानेंगे हम लोग, मेन रीजन क्या था। देखिए, इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स थे, तो आइए उस फैक्टर्स को हम लोग अच्छा से जानते हैं और खत्म करते हैं अपने सारे डाउट्स ये सबको। ठीक है, अब यहां पर हम बात किसकी कर रहे हैं, यहां पर हम बात कर रहे हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857। ठीक है, अब देखिए, इसको म्यूटनी बोला जाता है, इंडियन म्यूटनी ऑल्सो कॉल्ड द सिपाही म्यूटनी। इसको हम क्या बोलते हैं, सिपाही म्यूटनी बोलते हैं। सिपाही मतलब सिपाहियों का विद्रोह बोलते हैं। क्योंकि अगर हम इस बैटल के डेप्थ में जाएंगे और डेप्थ में जाकर के देखेंगे, तो ये बैटल जो होता कहीं ना कहीं सैनिकों की छावनी से स्टार्ट हुआ था। और इसका जो सेंटर पॉइंट था वो मेरठ था। भले स्टार्ट एक कोलकाता के बैरकपुर छावनी से हुआ था। छावनी का मतलब प्लेस वेयर सोल्जर लिव, उसको हम बोलेंगे। तो सिपाही म्यूटिनी था, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। सिपाही म्यूटिनी क्यों था? क्योंकि इसमें सिपाही सिपाही मतलब सोल्जर की भागीदारी बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाज वाइड स्प्रेड बट अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल रिबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश इन इंडिया 1857 से 1859। देखिए, बैटल 2 इयर्स तक हुआ था और ये बैटल इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल था कि ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिला करके रख दिया। कैसे न्यू को हिला करके रख दिया? देखिए, बैटल में एक चीज है कि बैटल अनसक्सेसफुल रहा, लेकिन 2 साल तक ये बैटल ऑर्गेनाइज्ड होकर के इतना ज्यादा इंपैक्टफुल था कि ब्रिटिश सरकार डर गई और पावर जो था ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के अपने पास रिस्टोर कर दी। ये वही बैटल था जिसके बाद गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया। ये वही बैटल था, ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर लेकर के ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट रूल करना स्टार्ट करती है। और इस बैटल के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट जो ऑटोक्रेटिक फॉर्म में रूल करती थी, थोड़ी सी लिबरल हुई और कुछ राइट्स भी इंडियंस को दी। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन कुछ राइट्स दी। ठीक है, इट स्टार्टेड इन मेरठ। वो प्लेस कौन था? तो उत्तर प्रदेश का वो मेरठ था। मेरठ की छावनी के जो सैनिक थे वो विद्रोह कर दिए थे। और जितने भी आपके सेंटर थे जहां पे सोल्जर रहते थे, वो सारे सोल्जर्स वहां पे विद्रोह किए थे। और मेरठ में क्या हुआ था, मेरठ के सोल्जर वहां पे रिवॉल्ट करने के बाद वहां के जो आर्म्स रखे होते उसको लूट लिए और लूट करके दिल्ली के लिए निकल गए थे। और मेरठ के जो सोल्जर थे दिल्ली में कोहराम मचा करके रख दिया एंड एक्सटेंडेड टू आगरा, लखनऊ एंड दिल्ली। दिस इज नोन एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। हम इसको क्या कहते हैं? हम इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, आजादी की पहली लड़ाई कहते हैं। क्योंकि हम लोग आजादी के लिए पहली बार यहीं पर लड़े थे। ठीक है, अब यहाँ देखिए बैकग्राउंड, इस अगर इस बैटल के बैकग्राउंड की बात करते हैं कि इस बैटल के होने के क्या कॉजेस थे। देखिए, कॉजेस तो बहुत सारे थे, कॉजेस इतने जिसको हम काउंट करना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन बोला कि द ब्रिटिश वर ट्राइंग टू इंटरप्ट द इंडियन इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल लाइफ। देखिए, मेन क्या होगी, जब ब्रिटिशर्स इंडिया के इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल लाइफ पे प्रभाव डालने लगे, इम्पैक्ट डालने लगे, तब जाकर के बैटल हुआ। इतना ज्यादा मतलब आसानी से नहीं। इससे पहले ब्रिटिशर्स के बहुत सारे लॉ जो थे इंडिया के लिए अनजस्ट था। जस्ट लाइक एग्जांपल सब्सिडरी अलायंस, जिसमें एक बड़ी आर्मी को वहां के रूलर को मेंटेन करना पड़ता था। इकोनॉमिकल लाइफ, किसी से भी कितना भी ह्यूज अमाउंट टैक्स लिया जाने लगा, गोमस्ता को अपॉइंट कर दिया गया ताकि इंडियन व्यूवर से वो ज्यादा से ज्यादा टैक्स ले सके। इंडियन कोई प्रोड्यूसर है तो उसको उससे कम प्राइस पे उसके गुड्स को परचेज किया जाता था। तो ये कुछ इकोनॉमिकल कॉजेज थे जिससे इंडियंस की कंटिन्यू कंडीशन डिक्लाइन हो रही थी और ब्रिटिशर्स अपने आप को स्ट्रांग बना रहे थे यहाँ के रिसोर्सेज को यूज करके। ये इकोनॉमिक कॉजेज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया।
पॉलिटिकल कॉजेज में क्या था कि इंडियन टेरिटरी में जहां पे इंडियन रूलर रूल करते थे और मान लीजिए कि उस रूलर की डेथ हो गई तो उसके बाद उसके बेटा को अलाउ किया जाता था। अगर मान लीजिए उसका कोई बेटा नहीं है तो उस टेरिटरी को ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया जाता था, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट बोला गया और लॉर्ड डलहौजी ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। ये पॉलिटिकल कॉज था, नवाब की पावर को रिड्यूस कर दिया गया, बहुत सारे लोकल जो रूलर्स थे उनके टेरिटरी को ले लिया गया। तो ये पॉलिटिकल कॉजेस था जिससे राजा और जो रूलर्स थे वो नाराज थे। ठीक है। कल्चरल लाइफ, इंडिया के कल्चर पे ट्रेडिशन पे भी अटैक हो रहा था। देखिए बहुत सारे रिफॉर्म्स ब्रिटिशर्स ने किया, इस बात को हम मानते हैं। ठीक है। लेकिन इस रिफॉर्म इंडिया वाले इतनी ज्यादा एडजस्ट नहीं कर पाए। एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल के लिए 1856 में एक एक्ट आया जिसको विडो रीमैरिज एक्ट कहा गया। देखिए ये सोशल इविल्स था, इसको खत्म किया ब्रिटिशर्स। लेकिन इंडियन ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी वाले जो थे इस चीज को अडॉप्ट नहीं करना चाहते थे। तो इसके चलते क्या हुआ, एक मिसकंडक्ट क्रिएट हो गया इंडियन जो ट्रेडिशनल पीपल थे, कंजर्वेटिव माइंडेड थे, उनके बीच में बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स कहीं ना कहीं उनके कल्चरल लाइफ को खतरे में डाली। इंडियंस को ऐसा लगा और इसलिए वो लोग ऑर्गेनाइज होकर के रिवोल्ट करना स्टार्ट किए। या हम बात करेंगे तो 1850s के बाद जो ब्रिटिश मिशनरीज थी उनको फ्री कर दिया गया कि आप इंडिया में आकर के अपना रिलीजन का एक्सपेंशन कर सकते हो बिना किसी ऑब्स्टेकल्स का। तो इस सेंस में क्या हुआ कि कल्चरल लाइफ लगने लगा कि ब्रिटिशर जो है हिंदुज्म या जो भी मुस्लिम कम्युनिटी उनको चेंज करके वो क्रिश्चियंस बना देंगे। तो एक कल्चरल लाइफ जो था काफी ज्यादा इम्पैक्ट डाला, जिसके चलते लोग डर गए और ब्रिटिशर्स को अपोज करना स्टार्ट किए कि उनका कल्चर ट्रेडिशन बच नहीं पाएगा। दे वर कॉन्स्टेंटली यूजिंग टैक्टिक्स टू ब्रिंग प्रिंसली स्टेट्स अंडर देयर कंट्रोल। बहुत सारे डर्टी माइंड्स गेम खेलते थे, बहुत सारे टैक्टिक्स खेलते थे, वो चाल जैसे होता है उसके थ्रू वो इंडिया के जो प्रिंसली और जिसपे मोनार्की का कंट्रोल था उस पर कंट्रोल करके रेवेन्यू कलेक्शंस को अपने पास रखना चाहते थे। ठीक है। ब्रिटिश मैन इन द इंडियन कोर्ट रिप्लेस्ड ऑल द एरिस्टोक्रेटिक मैन। इंडिया के कोर्ट में जो भी पावरफुल लोग थे, इंडियन पीपल थे, इंडियन ओरिजिन के थे, उनको ब्रिटिशर्स रिप्लेस किए। तो जब पहले कोई पावरफुल लोग है और उसके पावर को रिड्यूस कर दीजिएगा तो फिर वो एक बड़ा बैटल कॉज हो जाएगा। एक मेन कॉजेज में से एक था कि जो पावरफुल लोग थे उनके पावर को डिक्रीज किया गया, उनकी हवेली को ले लिया गया, वो बड़े बड़े महल सब में रहते थे उनको रिड्यूस कर दिया गया, उसमें नॉर्मल पीपल को रहने का अलाउ कर दिया गया। तो ये कुछ कॉजेस थे जो ब्रिटिशर्स का दुश्मन बना रहे थे इंडियंस को। एंड एनेक्सेशन पॉलिसी नोन एज द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है, हु इंट्रोड्यूस्ड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है। कौन? लॉर्ड डलहौजी, जो 18, यहाँ देखिए जो 18 कब से 1848 से लेकर के 1856 तक इंडिया का गवर्नर जनरल रहा। एक बात यहाँ पे गौर फरमाते हैं, 48 से देखिए 1857 से पहले जो हेड रिप्रेजेंटेटिव होते थे ईस्ट इंडिया कंपनी का, क्योंकि 1857 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया पर रूल करती थी, उसको गवर्नर जनरल कहा जाता है। और 1848 से 1856 तक इंडिया में कौन रूल करता था? ईस्ट इंडिया कंपनी, गवर्नर जनरल। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का जो इंट्रोड्यूस किया था इसको, उसका नाम था लॉर्ड डलहौजी। ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अगर कोई राज्य का राजा मर गया है, ठीक है, और उसका कोई वारिस न हो, कोई रिप्रेजेंटेटर न हो, तो उस राज्य को मिला लिया जाता था ब्रिटिश साम्राज्य में। उदयपुर, सतारा, जबलपुर, झांसी, इस सबको फोर्सफुली ऐसे ही मिलाया गया, जो इंडियन रूलर्स के बीच में एक डिस्ट्रस्ट डेवलप किया। It was as per the doctrine, if the Indian emperor is without a male heir, the throne would be passed to the East India Company। क्योंकि इनको लगता था कि अब इंडिया में उस राज्य में अच्छा से गवर्न नहीं कर पाएगा रूलर्स। सो वो क्या करते थे, वो अब ब्रिटिश साम्राज्य में उसको मिला लेते थे और बोलते थे कि अब हम इसको अच्छा से एडमिनिस्ट्रेट करेंगे। दूसरी बात कि किसी एडॉप्टेड सन को अलाउ नहीं करते थे, माइंड में लॉक कर लीजिएगा। Another problem across when Lord Dalhousie introduced the Women Bill, the Hindu Widows Remarriage Act। देखिए विडो रिमैरिज एक्ट, ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसके ब्रांड एम्बेसडर कह सकते हैं, इसको काफी उन्होंने प्रमोट किया। एक विडो से ही मैरिज किए, क्लास 8 में आपको पढ़ना भी है इस चीज को। तो हिंदू के जो ट्रेडिशन एक्ट, ये हिंदू के जो ट्रेडिशन बिलीव्स कल्चर थे उसमें अटैक करके, उसमें रिफॉर्म करके कहीं ना कहीं जो ट्रेडिशनल माइंडेड लोग थे उनको वो अपना दुश्मन बना। और ये मेन रीजन था, was passed on July 1856 and बल्कि made widow remarriage possible in all Indian jurisdictions under East India Company rule। यानी कि विडो का रिमैरिज किया जाएगा, ये रूल के अकॉर्डिंग ग्रांटेड हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी में, और ये मेजर दुश्मन बनाया। ठीक है।
and it introduced a bill to remove all the legal obstacles to the remarriage of widows, बोला कि the given an option to convert the Christianity and share their problem their Hindu relatives. दूसरी बात कि उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया जाने लगा आसानी से, और क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने का मतलब हिंदू या मुस्लिम से कन्वर्ट किया जाता था, तो रिलीजन में चेंजेस हो रहा था। इससे भी लोगों के बीच में एक अविश्वास, एक डिस्ट्रस्ट डेवलप हुआ, जिससे लोग ब्रिटिश को अपोज करने लगे। ठीक है। बोला कि अब इसके बाद अगर हम प्रीवियस जाना चाहेंगे, बोला कि यहाँ देखिए, बोला कि द म्यूटिनी ब्रोक आउट इन द वेस्ट बंगाल मिलिट्री एरिया। वेस्ट बंगाल के मिलिट्री एरिया कहाँ पे? बैरकपुर में। ये म्यूटिनी कहाँ पे ब्रेक हुआ था? बैरकपुर में। किसने किया था? मंगल पांडे ने। काफी फेमस नाम है मंगल पांडे का। अब देखिए इसमें क्या था, इस चीज को समझने से पहले एक चीज जान लेते हैं हम लोग। उस टाइम एक राइफल इंट्रोड्यूस किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, जिसको इनफील्ड राइफल कहा गया। इनफील्ड राइफल में क्या था, ऐसा र्यूमर्स था कि इनफील्ड राइफल में जो गोली डाली जाती है, उसमें जो लोड की जाती है गोली, उसको मुंह से खींच करके डालना रहता था। और र्यूमर्स क्या था कि उसमें काऊ का फ्लेश या पिग का फ्लेश यूज होता है। काऊ या पिग, सुअर का मांस यूज होता है। काऊ क्या है, बहुत ही ज्यादा होली है किसके लिए? हिंदुइज्म के लिए। जबकि पिग जो है वो अनहोली है इस्लाम कम्युनिटी के लिए। तो दोनों उस चीज को मुंह से टच नहीं करेगा। कोई हिंदू गाय का मांस नहीं खाएगा, और कोई मुस्लिम जो पिग का फ्लेश है उसको टच नहीं करेगा, क्योंकि वो अनहोली मानते हैं। तो दोनों कहीं ना कहीं क्या था, एक तरह से उनके ट्रेडिशन और कल्चर पे अटैक था, जिसको कोई भी बर्दाश्त नहीं करने वाला था। ठीक है। टू लोड द गन सोल्जर हैड टू टियर द कार्ट्रिज विद देयर माउथ। वही चीज मुंह से खींच करके करना रहता था। A rumor spread that the gun cartridge was made of mix of pig and cow fat. पिग और काउ के फैट से मिलकर बना होता था। इमीडिएट कॉजेस है, कॉजेस तो बहुत सारे, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, बहुत सारे कॉजेस है, लेकिन ये पिग और काउ का फैट वाला जो कॉजेस है, ये इमीडिएट कॉजेस है। ठीक है। विच वॉज एन इंसल्ट फॉर द हिंदूज एंड मुस्लिम, क्योंकि अगर हिंदू को गाय खिलाएगा तो वो हिंदुज्म का इंसल्ट है, मुस्लिम को अगर पिग खिलाएगा तो वो इस्लाम का इंसल्ट है। तो कहीं ना कहीं इनके रिलीजियस बिलीफ पे अटैक किया गया और लोग वायलेंट हो गए। However, there was no proof of the cartridge being made of cow and pig fat, but this added fuel of the rumors and larger suspicions grew towards the British. देखिए इसका कोई प्रूफ नहीं था, बट एक तरह से क्या किया, डिस्ट्रस्ट डेवलप हो गया, अब विश्वास डेवलप हुआ, और जिससे जो इंडियन सोल्जर थे वो अपोज करने लगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे डेटा एक चीज जानना पड़ेगा। 1857 तक, ठीक है, कितने इंडियन सोल्जर ब्रिटिश आर्मी के लिए काम करते थे, तो ये डेटा रख लीजिएगा आप। 2,57,000 सोल्जर्स जो थे वो अप्रॉक्स ब्रिटिश आर्मी के लिए काम करते थे। ब्रिटिश नेवर रियलाइज द हैट्रेड फॉर देम वाज ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। उनको नहीं पता था कि ये रूमर्स जो है उनके लिए क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर लेगा। और डे बाय डे ये इंक्रीज करता गया, इसका इम्पैक्ट बढ़ गया, जिसके चलते ब्रिटिशर्स को मेजर प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। ठीक है। ये बैरकपुर से आग लग करके कहाँ चली गई? मेरठ। और मेरठ के अलावा जो 1857 का जो वॉर था, ये इंडिया के नदर्न पार्ट में ज्यादा इम्पैक्टफुल रहा। इंडिया के नदर्न पार्ट में ये ज्यादा देखा गया। ठीक है। अब चलिए इसके कॉजेस पे बात करते हैं। तो कॉजेस में था रिलीजियस एंड सोशल कॉजेस। रेसिज्म वाज द मेन कॉज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। रेसिज्म का मतलब कलर के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन करते थे। किस बेस पे डिस्क्रिमिनेशन करते थे? कलर के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन करते थे। और एक मेन कॉजेस था, वाज द मेन कॉज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। यानी व्हाइट पीपल को ज्यादा प्रेफरेंसेस और ब्लैक पीपल को कम प्रेफरेंसेस। यहाँ तक कि इंडियन सोल्जर अप्रॉक्स कितने थे? इंडियन सोल्जर ब्रिटिश आर्मी में मोर देन 70% थे। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन किस बेस पे होता था? अगर मान लीजिए बैटल है, तो बैटल है तो फ्रंट पे इंडियन सोल्जर को लड़ने दिया जाता था, फ्रंट पे। ठीक है। और ब्रिटिशर्स पीछे छुपे रहते थे। जबकि वेजेस जो था या फैसिलिटीज जो थी इंडियन सोल्जर को कम मिलती थी, ब्रिटिश सोल्जर को ज्यादा मिलती थी। मरने का बारी आया तो इंडियन सोल्जर मरेंगे, और फैसिलिटी की बारी आया तो ब्रिटिशर्स को दी जाती थी। और इससे भी इंडियन सोल्जर अगेंस्ट हुए ब्रिटिशर्स के। ठीक है।
Indians were exploited and asked to stay away from the British army. British leaders started interfering in Hindu and Muslim religious aspect and hurting their sentiments. जो भी ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव होते थे वो इनके रिलीजियस बिलीफ पे अटैक करते थे, इंसल्ट करते थे, तो आदमी हर चीज से समझौता कर सकता है, लेकिन अगर उसके रिलीजन पे अटैक कीजिएगा तो वो कभी भी समझौता नहीं करेगा, और मेजर रीजन था। ठीक है। अगर हम पॉलिटिकल कॉज पे जाना चाहेंगे तो द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश हैड टू लीड अनजस्ट रूल ऑफ द लैंड व्हिच वाज ग्रेट लॉस ऑफ नवाब्स एंड जमींदार। पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि नवाब और जमींदार के पावर को रिड्यूस कर दिया गया, यहाँ तक कि जमींदार से भी बहुत ही ज्यादा रेवेन्यू लिया जाता था। तो जमींदार किसके अगेंस्ट हो गए? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो गए। द अनफेयर प्रैक्टिस ऑफ पॉलिसीज इन ट्रेड एंड कॉमर्स, द पॉलिसी ऑफ वॉर एंड एनेक्सेशन। देखिए, अनफेयर ट्रेड और कॉमर्स यानी कि जहां पे प्राइसेस इंडियन गुड्स का 100 रुपीज होना चाहिए, वहां पे गोमास्ता से रिप्लेस करा के लठैत ये सबसे सिपॉय से 25 रुपीज में अप्रोक्स परचेज करके जाते थे। कितना उनको डायरेक्ट फायदा हो गया? 75 रुपीज डायरेक्ट फायदा हो गया। तो ऐसे कुछ अनजस्ट लॉ और ट्रेड में भी करते थे। द पॉलिसी ऑफ लैप्स एंड द मिस गवर्नेंस वेयर अवध एनेक्स्ड बोराकी हैम्पर्ड द इंटरेस्ट ऑफ द इंडियन रूलर्स। 1801 में अवध को भी वो अपने साथ ले ली, फाइनली 1856 में वो ऐड कर लिया अपने साथ। But who became the victim of British exploitations? Therefore, the rulers who lost their everything to the Britishers came together and participated in the revolt of 1857. तो ब्रिटिशर्स की जो नीतियां थी, अनजस्ट लॉ था, उसके अकॉर्डिंग जो उनके राज्य छीने गए, तो सारे राजा जिनके राज्य छीने गए या कहीं ना कहीं उनको ब्रिटिशर से प्रॉब्लम हुआ, वो एक साथ यूनाइट हुए और यूनाइट होकर के ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में वॉर डिक्लेयर कर दिया। ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसके इकोनॉमिक कॉजेस पे, ठीक है, देयर वर वेरियस टैक्स पॉलिसीज एंड रिफॉर्म इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिशर्स। रिफॉर्म तो सही था भाई कि सोशल रिफॉर्म किया उन्होंने। टैक्स पॉलिसीज बहुत ही ज्यादा बेकार था, क्योंकि टैक्स पॉलिसीज वो क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं, प्लस करते हैं। ठीक है। विच अफेक्टेड द रेवेन्यू सिस्टम एंड द पीजेंट्स। पीजेंट्स का मतलब जो पुअर फार्मर होते थे, जिनके पास लैंड कम रहता था, वो सबसे ज्यादा अफेक्ट हुए। ठीक है। इंडिगो का एग्रीकल्चर कराना स्टार्ट किए, तो ये भी एक मेजर इश्यूज था कि राइस और व्हीट का एग्रीकल्चर नहीं करते थे। Various administrative policies were imposed and introduced by the British government to expand their territory. अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करने के लिए वो बहुत सारे अनजस्ट लॉ लाए। मोनोपोली राइट ले लिए। मोनोपोली राइट का मतलब किसी राज्य पे कंट्रोल करने के बाद उसके सारे ट्रेड को ब्रिटिश से कंट्रोल करना स्टार्ट किया। ये भी एक बहुत बड़ा इशू था। दूसरी बात कि वो ऐसे लॉ इंट्रोड्यूस किए जिसमें लॉर्ड कैनिंग ने बोला कि अगर कोई भी इंडियन ब्रिटिश आर्मी के लिए काम कर रहा है तो उसको बाय सी रूट फॉरेन में लड़ने जाना पड़ेगा। जबकि उस टाइम बिलीव था हिंदू कम्युनिटी में कि अगर कोई सी क्रॉस कर देगा तो उसका रिलीजन खत्म माना जाएगा। तो ऐसी कंजर्वेटिव माइंडेड वाले सोल्जर को सी रूट के थ्रू विदेश भेजना, फॉरेन भेजना भी एक बड़ा गलत डिसीजन था, जिससे लोग और भी ज्यादा रिवॉल्ट करने लगे। दूसरी बात, ये जो सोल्जर थे, जिसको हम मतलब म्यूटिनी किसकी बोलते हैं? सोल्जर की म्यूटिनी बोलते हैं इस वॉर को। इस सोल्जर मैक्सिमम जो थे पीजेंट्स बैकग्राउंड से आते थे, फार्मर वाले बैकग्राउंड से आते थे। तो अगर ब्रिटिशर्स की कोई लॉ फार्मर के अगेंस्ट होगी, अनजस्ट लॉ रहेगी, उनके गुड्स को आप कम प्राइस से जो परचेज कीजिएगा, तो वो भी कहीं ना कहीं सोल्जर के मन में गुस्सा डाल रहा था, एंगर भर रहा था। ये भी मेन कारण था कि फार्मर के साथ हुए अन्याय के कारण भी ये सोल्जर जो थे काफी ज्यादा नाराज थे। अब इसके प्रभाव इफेक्ट क्या थे इस वॉर का? तो इफेक्ट की बात करेंगे तो 1858 में गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया आया, और इसके बाद पावर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चली गई। ब्रिटिश गवर्नमेंट थोड़ी सी लिबरल हो गई। लॉर्ड डलहौजी ने जो डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट इंट्रोड्यूस किया था उसको खत्म कर दिया गया। अंडर दिस एक्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके इम्पैक्ट में ही हम लोग देखेंगे कि नॉर्थ इंडिया के सोल्जर को कम किया गया, जहां से म्यूटनी हुई थी, उत्तर प्रदेश बिहार वाले रीजन से। सिख, मराठा, गोरखा, इन लोगों को ज्यादा पुट किया गया ब्रिटिश आर्मी में। इनको माना गया कि ब्रिटिश आर्मी के लिए बहुत ज्यादा वर्क करते हैं, काम कर सकते हैं। ठीक है। द ईस्ट, दूसरी बात की रेशियो जो था वो कम किया गया। ठीक है, ब्रिटिश सोल्जर को इंडिया में ज्यादा रखा गया। The East India Company was abolished and was asked to return to England, and direct authority went to the British Parliament.
यानी कि अब इंडिया पे कौन रूल करेगा, डायरेक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट रूल करेगा, ठीक है, सेक्रेटरी भी होगा। इसके साथ साथ जो गवर्नर जनरल की पोस्ट थी उसको खत्म कर दिया गया और उस पोस्ट को वायसराय बना दिया गया। जो लास्ट गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था, जिसके टाइम में ये रिवॉल्ट हुआ था, और फर्स्ट वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग ही था। द रोल ऑफ गवर्नर, बोले द गवर्नर जनरल बिकेम मोर प्रोमिनेंट एंड अपॉइंटेड ऑफ ए वायसराय वाज मेड। वो क्या बन गया, वायसराय बन गया। द वायसराय वाज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्वीन वेयर एज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। देखिए यहाँ पे 50-50 का खेल होने लगा। 50-50 का खेल मतलब सेक्रेटरी और वायसराय। 50 जो था वो सेक्रेटरी और 50 जो था वो वायसराय, ठीक है। और जो सेक्रेटरी होता था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर होता था, और वायसराय जो था वो क्वीन का मेंबर होता था, क्वीन का वो आदमी होता था। Whose authority was only limited to Indian British state and not to the princely states. इंडियन ब्रिटिश स्टेट्स पे उनकी लिमिटेशन थी, प्रिंसली स्टेट यानी कि जो राजा रूल करते थे जिस उस पे वो इफेक्ट डालना बंद किया। द बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज एबॉलिश, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसको एबॉलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। अ न्यू मिनिस्ट्री वाज क्रिएटेड नोन एज द इंडिया हाउस। एक नई मिनिस्ट्री बनी जिसको हम इंडिया हाउस भी कहते हैं, हेडेड बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ फॉर इंडिया, जिसको लीड किसने किया, जो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया थे उन्होंने लीड किया, ठीक है। अ मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट रैंक, 15 मिनिस्टर वर रनिंग दिस डिपार्टमेंट हु हैड वाइड नॉलेज टू रन इंडियन अफेयर्स। 15 मिनिस्टर्स इसको रन करते थे जिनको इंडिया और इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में अच्छा से पता होता था। वहीं क्या करना स्टार्ट किया, रूल करना स्टार्ट किया, ठीक है। अब यहाँ देखिए कुछ पार्टिकुलर लीडर्स का नाम हम लोग वर्ड बाय वर्ड मतलब ऐसे कंटिन्यू जानेंगे। मंगल पांडे ने कहा रिवॉल्ट किया था, बैरकपुर छावनी में, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश के बलिया डिस्ट्रिक्ट से थे। मंगल पांडे वाज सोल्जर इन द ब्रिटिश आर्मी हु स्टार्टेड द रिवॉल्ट 1857 में। अगर किसी सोल्जर ने फर्स्ट टाइम रिवॉल्ट किया था तो मंगल पांडे जी ने किया था, ठीक है। हिज अटैक ऑन ब्रिटिश ऑन मार्च 29 1857। अटैक करने का मेन रीजन था कि डिस्क्रिमिनेशन होता था सोल्जर के साथ। इनफील्ड राइफल भी एक मेजर इशू था जो अभी हम लोग जाने। मार्क द स्टार्टिंग ऑफ द रिवॉल्ट ड्यूरिंग हिज सर्विस इन बंगाल एट बैरकपुर। यानी कि कहाँ पे रिवॉल्ट किए थे, बैरकपुर में किए थे, बंगाल में। The Britishers employed a new gun known as the Enfield gun, which was covered with paper. Later, rumors were spread that the grease paper was covered with the cow and pig fat. ग्रीस पेपर जो था वो किस चीज से, काउ और पिग फैट, अभी हम लोग ऊपर में डिस्कस किए हैं। और ये रूमर्स कहीं ना कहीं इम्पैक्टफुल हो गया, और मंगल पांडे और इनके जो कुछ मित्र थे उन्होंने इस राइफल को चलाने से मना कर दिया। दिस मेड मंगल पांडे फ्यूरियस एंड ही और हिज फेलो मेट्स नॉट टू यूज देम। जो इनके साथी थे ब्रिटिशर्स उनसे इन्होंने सीधे बोल दिया कि वो इसको यूज नहीं करेंगे। लेटर ही वॉज हैंग्ड विच स्पार्क द रिवॉल्ट। बाद में इनको फांसी लटका दिया गया और कहीं ना कहीं यही चिंगारी सुन गई किस चीज का, रिवॉल्ट का। कौन सी रिवॉल्ट, 1857 की रिवॉल्ट, ठीक है। अब देखिए अगर हम रिवॉल्ट की बात करें 1857 की और झांसी की रानी की बात न करें तो ये थोड़ी सी नाइंसाफी हो जाएगी। झांसी की रानी को हम क्या बोलते हैं, रानी लक्ष्मीबाई। एक चीज और जान लीजिए, 22 ईयर्स एज था इनका। कितना था, 22 ईयर्स। और जो इनके अगेंस्ट में लड़ा था यूरोस, उसने बोला कि रिवॉल्ट करने वाले जितने भी थे उसमें इकलौती ये मर्द थी, इस तरह से लड़ी। रानी लक्ष्मीबाई was an important figure in the fight for Indian independence during the revolt of 1857 against British। ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में लड़ने वाले फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में अगर कोई प्रोमिनेंट नेम है तो वो है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। गंगाधर राव की वाइफ थी। जब इनकी टेरिटरी को कंट्रोल करने की कोशिश की ब्रिटिशर्स, इन्होंने फाइट डिक्लेयर कर दिया। इनके जो एडॉप्टेड सन थे उनका नाम था दामोदर राव, क्योंकि ब्रिटिशर्स का रूल था कि एडॉप्टेड सन अलाउ नहीं है। अगर आपका अपना बेटा नहीं है तो फिर उस राज्य को वो ब्रिटिशर्स कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई स्टार्टेड वर्किंग रूलिंग ऑन बिहाफ ऑफ द इन्फेंट प्रिंसेस। यानी कि एक छोटे बच्चे थे, इन्फेंट प्रिंस थे दामोदर राव, उनके बिहाफ पे रूल करना स्टार्ट किए। ब्रिटिशर्स इस चीज को मना कर दिया। Lord Dalhousie ordered the annexation of Jhansi as the infant princess was an adopted son and not real son of the Maharaja of Jhansi। जो झांसी के महाराजा थे गंगाधर राव, उनके अपने सन नहीं थे दामोदर राव। सो इसलिए ब्रिटिशर्स बोले कि अडॉप्टेड सन अलाउ नहीं करेंगे, वॉर डिक्लेयर कर दिया। As per the doctrine of lapse, the kingdom of Jhansi was to be annexed। Doctrine of lapse के अकॉर्डिंग क्या किया गया,
एनेक्स कर लिया गया, कब्जा कर लिया गया। किस चीज को? झांसी को। उत्तर प्रदेश का वो पार्ट जो मध्य प्रदेश के साथ बाउंड्री शेयर करता है, वहां पर है झांसी। During this turmoil, the revolt of 1857 had started in Meerut. Sir Hughes rose along the British forces and arrived in Jhansi to take over the kingdom. बोला कि ह्यूरोज जो था वो झांसी आया और झांसी पे कंट्रोल कर लिया। He ordered that the kingdom of Jhansi be बोला कि handed over him or it would be destroyed. बोला कि या तो झांसी उसको सौंप दिया जाए, नहीं तो वो क्या कर देगा? बर्बाद कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। Rani of Jhansi fought bravely along the men and women of Jhansi for 2 weeks against the British army, but eventually she lost the battle. 2 वीक तक लड़ती रही, किसके हेल्प से? ब्रिटिशर्स के हेल्प, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो झांसी के मेल और फीमेल थे उनके हेल्प से। सी देन escaped टू काल्पी along with her son. हारने के बाद वो काल्पी चली गई अपने बेटे के साथ। द रिबेल सोल्जर्स along with तात्या टोपे एंड रानी झांसी कैप्चर द ग्वालियर फोर्ट। उन्होंने कैप्चर कर लिया, कहाँ पे? ग्वालियर फोर्ट पे। कौन? तात्या टोपे, नाना साहब के जनरल थे। आगे हम लोग इनके बारे में जानने वाले। सी देन वेंट टू मुरार ग्वालियर टू फाइट द ब्रिटिशर्स। सी फाउट ब्रेवली एंड डाइड फाइटिंग इन अ सोल्जर पार्टी। बोल रहा है कि वो उसके बाद लड़ते हुए वो मारी गई। कौन? खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी, मात्र 22 ईयर्स के एज में। ठीक है, तो काफी ब्रेव लेडी थी। और इनके नाम पे इंडियन आर्मी में, आजाद हिंद फौज जो था उसमें रानी लक्ष्मीबाई का वो बटालियन बना था। अभी भी हम लोग काफी रिस्पेक्ट से इनका नाम लेते हैं। देखिए तात्या टोपे कौन थे? तात्या टोपे जो थे नाना साहब के जनरल थे, सेनापति थे। तात्या टोपे प्लेड अ मेजर रोल इन द रिवॉल्ट। और रिवॉल्ट में तात्या टोपे ने क्या किया था? एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया था। कहाँ पे? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश वाले रीजन में। ही वॉज नोन एज तात्या टोपे। ही वॉज द सन ऑफ पांडुरंग राव एंड वॉज नोबल इन द मराठा पेशवा बाजीराव टू कोट। ये पांडुरंग राव के बेटे थे। और वो पांडुरंग राव कौन थे? एक नोबल थे, एक रिच पर्सन थे, पेशवा बाजीराव टू के कोर्ट में, दरबार में, मराठा के से बिलोंग करते थे। ही वॉज द फ्रेंड ऑफ नाना साहब। नाना साहब के दोस्त थे। नाना साहब को इन्होंने राजा बना दिया। ठीक है, और अपने एक क्या थे? जनरल थे। गुरिल्ला वॉर में एक बहुत ही ज्यादा स्पेशलिस्ट थे। बहुत ज्यादा परेशान करके रखे ब्रिटिशर्स को जब तक जिंदा रहे। Who fought with the him in revolt of 1857। इन्होंने, अगर 1857 में कोई प्रोमिनेंट लीडर है तो उसमें से एक है तात्या टोपे। ठीक है, टोपे means the commanding officers. He had no normal training in fighting, but he had learned and mastered the art of guerrilla warfare. गुरिल्ला वॉरफेयर में इनको महारत हासिल थे। ठीक है, along with रानी लक्ष्मीबाई he played an active role in कानपुर एंड ग्वालियर। रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर के कानपुर और ग्वालियर में इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया। द ब्रिटिश कैप्चर्ड हिम इन एट द पोर्ट ऑफ शिवपुरी एंड एग्जीक्यूटेड हिम ऑन अप्रैल 1890 1859। देखिए, पकड़ लिया गया और पकड़ करके इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया। कब? डेट याद रखिएगा, 18 अप्रैल 1859 को। ठीक है, Tata Tope was an inspiring hero in the revolt of 1857 and his bravery and courage still inspire Indians today. इनकी ब्रेवरी, इनकी साहस इंडियंस को अभी भी क्या करते हैं? इंस्पायर करते हैं। ठीक है, तात्या टोपे एक प्रोमिनेंट फाइटर थे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के। मध्य प्रदेश और जो उत्तर प्रदेश का लोअर पार्ट है वहां पर इनका इम्पैक्ट रहा। रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिल करके एक फाइट किए। नाना साहब के जनरल थे, गुरिल्ला वॉरफेयर में स्पेशलिस्ट थे, और इनको फिर फांसी पे लटका दिया ब्रिटिशर्स। ठीक है, तात्या टोपे की बार बार बात की है तो बात हम नाना साहब की करते हैं। ठीक है, नाना साहब वॉज बोर्न इन बिठूर। बिठूर जहां से रानी लक्ष्मीबाई थी, कानपुर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है, उत्तर प्रदेश, इन मई 1854। ही वॉज एन एडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव टू। ये भी एडॉप्टेड सन थे। और पहली बात की रूल क्या था ब्रिटिशर्स का कि एडॉप्टेड सन अलाउ नहीं है। उनकी टेरिटरी को क्या कर लिया जाएगा? एनेक्स कर लिया जाएगा, कंट्रोल कर लिया जाएगा। The Britishers denied him as the ruler. His rule was deeply his soldier in Kanpur and captured it. However, in 1857 the British successfully recaptured it. कानपुर पे इनके सोल्जर कैप्चर कर लिए, लेकिन 1857 में ब्रिटिशर्स फिर से रिकैप्चर कर लिए। किनके बदौलत? इनकी पावर दोगुनी थी। तो तात्या टोपे एक बहुत ही बड़े लड़ाके थे। नाना साहब रैन टू बिठूर। बिठूर चले गए। द ब्रिटिशर्स कैप्चर्ड बिठूर बट
वेयर अनेबल टू कैच हिम। बिठूर भले ही ब्रिटिशर्स कैप्चर कर लिए बिठूर पे, लेकिन नाना साहब को कंट्रोल कैट कॉट नहीं कर पाए, पकड़ नहीं पाए। ही प्लेड ए प्रोमिनेंट रोल इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एंड वाज मेड पेशवा एट ग्वालियर बाय तात्या टोपे। तात्या टोपे के द्वारा इनको पेशवा बना दिया गया। कहाँ का पेशवा बना दिया गया? ग्वालियर का। ठीक है, देखिए 1857 वॉर का एक क्वेश्चन पूछा जाए कि लीडर, सारी का लीडर कौन था? बहादुर शाह जफर। एक बूढ़े इंपेरर थे, इन्हीं को लीडर बनाया गया क्योंकि लोगों का मानना था कि अभी भी इनका इम्पैक्ट क्या है, काफी ज्यादा है। अभी भी कुछ जो लोकल रूलर थे उनका मानना था कि अगर बहादुर शाह जफर 1857 का वॉर जीत जाते हैं तो फिर से उनका कंट्रोल आ जाएगा। ठीक है, बहादुर शाह जफर नहीं चाहते थे रिप्रेजेंटेटिव रूलर फाइटर बनना, लेकिन लोकल जो फाइटर थे उनका प्रेशर था कि बहादुर शाह जफर जी आप बन जाइए। वक्त का जो बरेली में रिवॉल्ट किए थे, वक्त का दिल्ली में रिवॉल्ट किए बहादुर शाह जफर के जनरल के रूप में। और बहादुर शाह जफर उस टाइम में जो लोकल नवाब थे उन लोगों को चिट्ठी लिखे, खत लिखे कि आप सपोर्ट कीजिए, और काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किए। किनके लिए? ब्रिटिशर्स के लिए। बहादुर शाह जफर ही वॉज द लास्ट मुगल रूलर। ये क्या थे? लास्ट मुगल रूलर थे बहादुर शाह जफर टू। ड्यूरिंग द फर्स्ट रिवॉल्ट ऑफ इंडिपेंडेंस द इंडियन पॉपुलेशन डिक्लेयर्ड बहादुर शाह, इंडिया के जो लोग थे वो डिक्लेयर कर दिए बहादुर शाह जफर एज देयर लीडर एंड कमांडर ऑफ फोर्सेस। बहादुर शाह जफर क्या रहेंगे? लीडर और कमांडर ऑफ फोर्सेस रहेंगे। किसके? इंडिया के। ही वॉज गिवन टू द टाइटल ऑफ इंपेरर ऑफ हिंदुस्तान। उनको हिंदुस्तान के इंपेरर का टाइटल दिया गया। ठीक है, बहादुर शाह जफर वॉज काउट एंड इम्प्रिजन्ड बाई ब्रिटिश फोर्सेस। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कब बहादुर शाह जफर को पकड़ा गया? 1858 में। कहाँ भेजा गया? रंगून। कब इनकी मृत्यु हुई? तो 4 साल जेल में रहने के बाद इनकी वाइफ के साथ ही इनको रंगून भेज दिया गया था। 1862 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, और इनके बाद ब्रिटिशर्स ने एक लॉ लाया कि बहादुर शाह जफर के बाद कोई भी मुगल किंग नहीं बनेगा, इंपेरर नहीं बनेगा। उसके बाद सबको प्रिंस बना दिया गया। ठीक है, बहुत सारे चेंजेस कर दिए बहादुर शाह जफर के मरने के बाद ब्रिटिशर्स ने। अब इसके कंक्लूजन पे क्या आते हैं? कंक्लूजन पे आते हैं कि द स्प्रेडिंग ब्रिटिश कल्चर टू ब्रेक डाउन द कास्ट सिस्टम एंड इंट्रोड्यूस वेस्टर्न एजुकेशन चैलेंज द थॉट ऑफ हिंदुइज्म एंड मुस्लिम। देखिए, पहली बात कि कास्ट सिस्टम जो था इंडिया में, उन सब चीजों पे इन ब्रिटिशर्स क्वेश्चन मार्क किए, रिफॉर्म भी किए जो पॉजिटिव पॉइंट था, लेकिन निगेटिव वे में इम्पैक्ट को अटैक करते थे कल्चर और ट्रेडिशन पे, जो एक निगेटिव पॉइंट था। बोला कि वेस्टर्न एजुकेशन चैलेंज था क्योंकि इंग्लिश को कंपलसरी बना दिया गया। देखिए, इंग्लिश को किसने कंपलसरी बनाया? इंग्लिश को कंपलसरी, इंडिया में अगर इंग्लिश को प्रमोट करने का किसी का नाम आता है तो वो है राजा राम मोहन रॉय, जिन्होंने इंग्लिश एजुकेशन को कंपलसरी किया। ठीक है, इवन द ब्राह्मण्स हैड लॉस्ट देयर प्रेस्टिजियस पोजीशन एंड वेल्थ टू द ब्रिटिश। ब्राह्मण ने अपना प्रेस्टिजियस पोजीशंस खो दिया इस रिवॉल्ट के बाद। तो इस मतलब ब्रिटिशर्स के समय में, जिसमें इस रिवॉल्ट में वो एक्टिवली पार्टिसिपेट किए ताकि उनको फिर पुराना पावर मिल जाए। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इज वन ऑफ द मेजर इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। इंडिया की आजादी में अगर किसी ने बीज बोया तो वो ये रिवॉल्ट था 1857 का। इसका एक कंक्लूजन हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को रियलाइज हो गया कि अब उनके पास का कंट्रोल नहीं है, ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने पास कंट्रोल ले ली। दूसरी बात कि इस वॉर के बाद ब्रिटिशर्स थोड़ा लिबरल हो गए, नहीं तो जो उनका ड्यूरेशन था 1800 से 1857, काफी हार्श वे में वो इंडिया पे कंट्रोल के रूल किए। कुछ राइट्स भी इसके बाद वो दे दिए, जैसे डॉक्टर फिलिप्स को वो हटाया। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी लीडर्स थे, जैसे बिहार से बाबू कुंवर सिंह थे जो 80 साल के एज में ब्रिटिशर्स से लड़े थे। लड़ते हुए एक बार एक तोप का गोला उनके हाथ पे लग गया था और गंगा जी को क्रॉस कर रहे थे, हाथ काटकर गंगा जी को चढ़ा दे, भले ही कुछ दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई। इसके अलावा और भी बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर सब है, जैसे कि अवध वाले रीजन में बेगम हजरत महल। ठीक है, उसके बाद मौलवी जी थे। अवध वाले रीजन में बेगम हजरत महल ने लखनऊ में लीड किया इस मूवमेंट को। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई की, इलाहाबाद में लियाकत अली जी की। ठीक है, बरेली में खान बहादुर खान की है। ठीक है, ग्वालियर वाले रीजन में पिथुर में तात्या टोपे जी ने इस रिवॉल्ट को लीड किया। गोरखपुर में गजाधर सिंह, एक नया नाम आ रहा है, गजाधर सिंह ने इस रिवॉल्ट को क्या किया? लीड किया।
तो इस तरह से अलग अलग रीजन्स में अलग अलग लोगों ने इस रिवॉल्ट को लीड किया, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा यूनाइट रिवॉल्ट नहीं था, इसलिए ये रिवॉल्ट सक्सेसफुल नहीं रहा। लेकिन ये ब्रिटिशर्स की न्यू हिलाने के लिए, जड़ हिलाने के लिए काफी था। ये रिवॉल्ट क्या था? ब्रिटिशर्स का जड़ हिलाने के लिए काफी था। ठीक है, तो इस तरह से इस वीडियोस को हम लोग यहाँ पर खत्म कर रहे हैं। खत्म बस ये वीडियो हुआ है, और इसके अलावा और भी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक हमारे चैनल पे आते रहेंगे। इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट आपका रहा होगा या कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दूसरी बात कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जहां पे हम लोग डिस्कशन करते हैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस का। स्पेशली अभी पूरा फोकस है बोर्ड एग्जाम पे, तो बोर्ड एग्जाम को और भी ज्यादा अपने प्रिपरेशन को बेहतरीन बनाने के लिए, प्री बोर्ड और बोर्ड में 95% प्लस मार्क स्कोर करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, ऐप को Macapa डाउनलोड कीजिए, जहां पे Education आपको app. पीडीएफ मिल जाएगा, Download चैप्टर the वाइज, app now. क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज वीडियोस मिल जाएगा। ये सारे सॉल्यूशन जो आपके एकेडमिक एजुकेशन के हैं, सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस हम लोग वहां पे प्रोवाइड करेंगे, और काफी अपडेटेड फॉर्म में ऐप है, जो आपके लिए काफी हेल्पफुल है। तो आप हमारे ऐप को भी जरूर डाउनलोड करें, और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे डिफरेंट सोशल नेटवर्किंग साइट को प्रीफर कीजिए। मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास में।